नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई अपने एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। है तो फर्स्ट यूनिट में, लेकिन अपना टारगेट ये रहेगा कि यहाँ से 25-30 क्वेश्चन हो जाए और 2-3 आर्टिकल है वो हो जाए। तो कुल मिला के जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, इसका अपना टारगेट रहेगा। बहुत आसान है, 1 बाय 1 अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। अपना मेन फोकस रहेगा वो पिछले साल जो आरयू में आए हुए क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर रहेगा। अगर कोई अनसोल्व क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी बताऊंगा। अनसोल्व क्वेश्चन भी जितने हो सकते उतने कराने की कोशिश करूंगा। तो आप कंटिन्यू पढ़ना यहाँ से, और जो पहले लेक्चर से देखेगा उसी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सबसे पहले दोस्तों मैं हेडिंग डालता हूँ सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति SHM, इसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहा जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। और ये जो टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इसको, भाई एक पेंडुलम की गति होती है, सरल आवर्त गति होती है, वो एक निश्चित समय बाद में अपनी गति को दोहराता है। इसमें आवर्तकाल भी आपने पढ़ा होगा कि एक निश्चित समय अंतराल जिसके बाद में जो पार्टिकल अपनी गति को दोहराता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्ती होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर लेता है, उनकी संख्या आवर्ती होती है। फ्रीक्वेंसी जिसको 1/, आवर्तकाल कहा जाता है। इन सब के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से पढ़ना। और मैथमेटिक्स की दृष्टि से अपन इसको पढ़ते हैं, भाई सरल आवर्त गति क्या होता है। तो सरल आवर्त गति में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, जैसे मान लो कि एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पे ये कोई फिक्स पॉइंट है O, ये कोई फिक्स पॉइंट है O। तो O को अपन क्या नाम देंगे? O को अपन नाम देंगे बल केंद्र। O को क्या देंगे? सेंटर ऑफ फोर्स नाम देंगे। तो जब भी अपनी गति होगी तो गति की जो दिशा है, गति की दिशा तो राइट और लेफ्ट में हो सकती है, लेकिन जो बल की दिशा होती है वो हमेशा इस केंद्र O की तरफ होगी। बल की जो भी दिशा होगी वो केंद्र O की तरफ होगी, तो इसको बल केंद्र अपन नाम दे रहे हैं। अब सरल आवर्त गति क्या होती है कि भाई सरल रेखा में एक इस प्रकार की गति कि जैसे मान लो कि अपना जो पिंड है गति कर रहा है, जो पिंड गति कर रहा है वो एक ऐसे बल के प्रभाव में गति करे, एक ऐसे बल के प्रभाव में गति करे कि पहला पॉइंट तो ये है कि जो पिंड गति कर रहा है, वो पिंड जो गति कर रहा है, जैसे मान लो कि पिंड यहाँ पे अपना A पॉइंट के ऊपर अपना पिंड है, और इस A पॉइंट की बल केंद्र से जो दूरी है वो x है। A पॉइंट की जो बल केंद्र से जो दूरी है वो क्या है? x है। तो सबसे पहले ये होता है कि कण एक ऐसे बल के अधीन गति करे जो बल है वो उसकी बल केंद्र से दूरी के समानुपाती हो। जो बल है वो उसके बल केंद्र से दूरी के समानुपाती हो। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग अपना जो पार्टिकल है वो गति कर रहा है, वो फोर्स है वो दूरी के समानुपाती होना चाहिए। वो फोर्स है वो दूरी के समानुपाती होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा आपका जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की दिशा है वो O बिंदु की तरफ होनी चाहिए। तो फिर ऐसी अगर 2 कंडीशन फॉलो हो, पहला कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है तो जो बल है वो उसकी बल केंद्र से कितनी दूरी पे है उस दूरी के समानुपाती होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपका जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है, चाहे आपकी गति इधर से इधर हो चाहे इधर से इधर हो, आपके बल केंद्र की दिशा है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अगर इधर से बात करें तो O की तरफ, और इधर से बात करें तो भी O की तरफ। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है। इसमें अपन ऐसे अध्ययन करेंगे कि भाई शुरू में पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ से विराम अवस्था में गति करता करता यहाँ पे आया, तो गति करता करता यहाँ पे आएगा, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अपने मैक्सिमम वेग के कारण वो लेफ्ट साइड में निकल जाएगा। इस प्रकार के अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन की बात करते हैं।
डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? यदि एक कण सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गति करे, एक ऐसे बल के अधीन गति करता है कि जो अपना पार्टिकल है वो सरल रेखा के अंदर एक ऐसे बल के अधीन गति करता है कि दो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। पहला ये है कि बल सदैव, ये जो फोर्स लग रहा है वो सदैव सरल रेखा पर स्थित स्थिर बिंदु, इस सरल रेखा पर स्थित कोई स्थिर बिंदु है जिसको O नाम देंगे, स्थित स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती हो, से दूरी के समानुपाती हो। इस फोर्स का जो मान है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा के ऊपर ये फिक्स पॉइंट है O, इस O पॉइंट से आपका पार्टिकल कितनी दूरी पे स्थित है उस दूरी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपका फोर्स। दूसरी बात यह है कि बल की दिशा, जो बल की डायरेक्शन है, सदैव ये जो स्थिर बिंदु ले रहे हैं स्थिर बिंदु की तरफ दिष्ट हो। दिष्ट होने का मतलब डायरेक्शन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। ये दो चीज़ें लागू होनी चाहिए, तब कण की ये जो गति है, इस प्रकार की जो गति है जिसके अंदर आपका फोर्स का मान है वो एक फिक्स पॉइंट से दूरी के समानुपाती होता है और जो फोर्स है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है हमेशा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तब कण की इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। पार्टिकल की इस प्रकार की जो मोशन होती है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं और इसे शॉर्ट में SHM के द्वारा लिखा जाता है। इसे शॉर्ट के अंदर SHM के रूप में लिखा जाता है। भाई बार बार सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे तो इसे SHM के रूप में लिखा जाता है। ये प्रॉपर मैं नोट्स के तरीके से बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही आपको लिखना है। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, SHM लिखा जाता है, SHM के रूप में दर्शाया जाता है। और जो अपनी सरल रेखा के ऊपर जो आप स्थिर बिंदु ले रहे हो, ये वाला जो स्थिर बिंदु है, जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है बल केंद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? बल केंद्र या गति केंद्र। स्थिर, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना, सरल रेखा पर स्थित है स्थिर बिंदु को, स्थिर बिंदु मतलब फिक्स पॉइंट को गति केंद्र या बल केंद्र कहा जाता है। गति केंद्र या बल केंद्र कहा जाता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई अपना पार्टिकल है, ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, एक तो फिक्स पॉइंट लेना है अपने को, वो फिक्स पॉइंट है। और मान लो आपका पार्टिकल यहाँ है, तो आपको देखना है कि वो फिक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है आपका पार्टिकल। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है,
तो हमेशा क्या होता है कि सरल रेखा में जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक ऐसे बल के अधीन गति करता है कि जो बल है वो उस बल की जो बल है वो कण की स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बल की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो हमेशा ये फिक्स पॉइंट है उसकी तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कण की इस प्रकार की जो मोशन होती है वो SHM कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बल केंद्र कहते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे दोस्तों एक आर्टिकल है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें अपने समझ में आएंगी। अपन यहाँ पे ये सेकंड बी चल रहा है भाई, सेकंड ए सिलेबस में है नहीं तो सेकंड बी करेंगे, सेकंड सी करेंगे और सेकंड डी करेंगे, ये 3 करेंगे। यहाँ से इतना ही अपने सिलेबस में और यहाँ से अपने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले एक आर्टिकल है, ध्यान से समझते हुए करना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी आर्टिकल पे होंगे। एक कण एक सरल रेखा, आर्टिकल लिख देता हूँ, एक कण एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन OA पर विराम अवस्था में A से प्रस्थान करता है। कहने का मतलब जो सरल रेखा है उसको OA लिख रखा है और आपका पार्टिकल है वो A पॉइंट के ऊपर है तो A से प्रस्थान करता है। A से प्रस्थान करता है। यदि उसका त्वरण, भाई अपन जानते हैं F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर दिष्ट हो, देखो त्वरण की दिशा मतलब बल की दिशा है वो सदैव कौन से पॉइंट की तरफ होनी चाहिए, O की तरफ। इसका मतलब O जो है वो बल केंद्र है। यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर दिष्ट हो तथा O से कण की दूरी के समानुपाती हो। कहने का मतलब जो त्वरण है वो अपने पॉइंट O से जो कण कितनी दूरी पे है उस दूरी के समानुपाती हो, तब कण की गति की विवेचना करो। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर आपका पार्टिकल रखा हुआ है। मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं। भाई मान लो कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट आपका A है, ये OA रेखा है और ये पॉइंट है अपना A', ठीक है। अब क्या है कि आपका जो पार्टिकल है वो प्रारंभ के अंदर यहाँ है। अच्छा, यहाँ पे ये O पॉइंट होता है उसको कहा जाता है बल केंद्र। सारी चीज़ें मैं डायग्राम में लिखने की कोशिश करता हूँ। बल केंद्र या गति केंद्र। O से A की दूरी है उसको स्मॉल a मान लो। भाई अपन ने सरल आवर्त गति पढ़ा था, फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो जो अधिकतम विस्थापन होता है, जो बल केंद्र से अधिकतम विस्थापन होता है उसको कहा जाता है आयाम। बल केंद्र से कण या पार्टिकल का जो अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। तो ये दूरी a है तो ऑब्वियसली ये दूरी, भाई यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ से यहाँ। तो ये जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो फिर ऑब्वियसली इधर की O से लेकर A' की दूरी भी कितनी हो जाएगी, या OA बराबर OA' बराबर A। यह डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन लास्ट के अंदर आयाम पॉइंट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे बता दूंगा कि जो कण का अधिकतम विस्थापन होता है बल केंद्र से, उसे आयाम कहा जाता है। अब मान लो कि दोस्तों आपका जो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे है।
अब कण की गति का अध्ययन करने के लिए जैसे कि अपन ने सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि एक पॉइंट पी लेते हैं जहाँ से कण की गति का अध्ययन किया जाता है। भाई यहाँ से कण विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, इसका मतलब यहाँ पे वेग का मान कितना है, 0 है। वेग का मान 0 है और समय का मान भी 0 है। वेग का मान भी 0 है और समय का मान भी 0 है। अब कण यहाँ से ऐसे गति करेगा, कण यहाँ से ऐसे गति करेगा, गति करता करता यहाँ आया। तो मान लो कि किसी t समय पर, यहाँ पे मान लेते हैं कि t समय, किसी t समय पर कण है वो P बिंदु पे आ जाता है और t समय पर, अच्छा यहाँ वेग का मान 0 है और कण t समय पर बिंदु P पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ वेग होगा यहाँ पे। तो यहाँ मान लेते हैं कि v वेग हो जाता है। जब आपका पार्टिकल बिंदु P के ऊपर आता है तो वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। और जब आपका पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ था तो इसकी बल केंद्र से दूरी थी वो a थी, और अब आपका पार्टिकल बिंदु P पे आ गया तो इसकी बल केंद्र से जो दूरी हो गई वो कितनी है, अभी स्मॉल x दूरी है। बल केंद्र से दूरी है वो कितनी है, स्मॉल x दूरी है। और आपका जो फोर्स लगेगा वो हमेशा O बिंदु की तरफ लगेगा। पार्टिकल इधर जाएगा तो भी फोर्स O की तरफ होगा, इधर है तो भी O की तरफ होगा। अब पढ़ो इसको कि एक कण सरल रेखा OA पर विराम अवस्था में A से प्रस्थान करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल A पॉइंट पे है, A पॉइंट से आपका पार्टिकल चलेगा। यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर दिष्ट हो, त्वरण है फोर्स की डायरेक्शन में होगा हमेशा, तो त्वरण सदैव O की तरफ होगा। तो SHM के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए कि पहली बात यह है कि आपका जो फोर्स है या त्वरण है वो O से दूरी के समानुपाती है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, तो x के समानुपाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि त्वरण की दिशा O की तरफ दिष्ट है, इसका मतलब फोर्स O की तरफ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बात SHM की कर रहा है, क्योंकि SHM में दो चीज़ें जरूरी होती हैं। आपका पार्टिकल है वो बल केंद्र से कितनी दूरी पे स्थित है, तो फोर्स का मान उस दूरी के समानुपाती होता है। और दूसरा यह है कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा O की तरफ लगता है, बल केंद्र की तरफ लगता है। तो कण की गति की विवेचना करनी है। मैंने बनाया है कि स्टार्टिंग में कण A बिंदु पे है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, प्रारंभ में कण A बिंदु पर विराम अवस्था में, प्रारंभ की बात है तो t बराबर 0 और विराम अवस्था में है, इसका मतलब वेग 0। विराम अवस्था में है, प्रारंभ में जो कण है वो A बिंदु पर विराम अवस्था में है। ओके, और ये डिस्टेंस भी लिख देते हैं। बल केंद्र से इसकी डिस्टेंस जब कण यहाँ पे होगा वो A का मान A। माना t समय पर, माना t समय पर यह कण गति करता हुआ, माना t समय पर यह कण यहां से गति करता हुआ बिंदु P पर आ जाता है। एक मिनट, थोड़ा वेट करना भाई। हाँ, t समय पर यह कण गति करता हुआ बिंदु P पर आ जाता है। अब P पर आएगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। P पर आ जाता है जहां OP का मान है वो x है। जब बिंदु P पे आएगा तो उसकी बल केंद्र से कितनी दूरी है, x दूरी है, राइट। अब देखो, अब बिंदु P के ऊपर जो कण का त्वरण है, इसलिए P बिंदु पर कण का त्वरण। अब क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि भाई जो कण है वो उसका कण का जो त्वरण है वो O से दूरी के समानुपाती है। तो बताओ बिंदु P के ऊपर जब अपना पार्टिकल आता है तो O से कितनी दूरी है, x, तो वो किसके समानुपाती हो जाता है,
x के। बिंदु P पर जो कण का त्वरण है वो x के समानुपाती है, यह आर्टिकल में दिया हुआ है। अब समानुपाती है तो समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया μx। तो बिंदु P पे कण का जो त्वरण है वो कितना हो गया μx, और म्यू का मान, म्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, समानुपाती नियतांक बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन में दिया है कि भाई त्वरण की दिशा सदैव ओ की तरफ दिष्ट रहती है, ये भी लिख देता हूँ। त्वरण की दिशा बोल दो चाहे फोर्स की दिशा, त्वरण की दिशा सदैव ओ की तरफ दिष्ट रहती है। आप ऐसे सोचो कि कण विराम अवस्था में जब इसके ऊपर ओ की तरफ फोर्स लगेगा तो ये यहां से इधर ले जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में यहाँ पे कण का एक मैक्सिमम हो जाएगा ओ बिंदु पे, मैक्सिमम वेग के कारण वो ओ को पार करके लेफ्ट में निकल जाएगा। अब लेफ्ट में निकलेगा तो जैसे ही लेफ्ट में निकला पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसको फोर्स, अब पार्टिकल की गति तो इधर होगी और फोर्स इधर लगने लग जाएगा, इधर लगने लग जाएगा तो कण जाता जाता यहाँ पे ए डैश पे आके वापस विराम अवस्था में आ जाएगा, और ए डैश पे विराम अवस्था में आ जाएगा और फोर्स किधर लग रहा है भाई, फोर्स इधर लग रहा है। तो फिर इस फोर्स के कारण यहाँ गति करेगा, फिर यहाँ गति करेगा तो फिर कण का वेग मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। अब मैक्सिमम वेग के कारण इस बिंदु को पार करके वो राइट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा तो अब कण की गति तो इधर है और फोर्स अपोजिट लग गया, और अब फोर्स अपोजिट लग गया तो ऐसे जाते जाते एक बिंदु ए पे वेग जीरो हो जाएगा, और वेग जीरो है और फोर्स है वो ओ की तरफ लग रहा है, फिर फोर्स के कारण गति करेगा तो ऐसे बार बार गति करता रहेगा, ठीक है ना। तो जब कण इधर होता है, तो जब कण यहाँ से यहाँ गति करता है तो कण की गति की दिशा भी इधर ही होती है और फोर्स भी इधर ही होता है, लेकिन कण जब इसको पार करके इधर चला जाता है तो कण की गति की जो दिशा है वो तो आगे की तरफ रहेगी लेकिन फोर्स पीछे की तरफ रहेगा, तो फिर एक पॉइंट के ऊपर जाके अपना कण रुक जाएगा। ये तीर के चिन्ह बनाए, ये मत बनाना आप चित्र में, ये मैं एसएचएम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने बता दिया कि भाई जो त्वरण है वो दूरी के समानुपाती था, तो यहाँ से मैंने म्यू एक्स लिख दिया। ओके, अब सुनो कण की गति का समीकरण। बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, इस टाइप के जो चैप्टर नंबर 3 यूनिट सेकंड था उसमें बहुत सारे किए हैं अपन ने, कि कण को ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, वेग के वर्ग के समानुपाती था। तो उसमें कण की गति का समीकरण क्या लिखा जाता था, md2x अपॉन dt स्क्वायर। भाई यहाँ पे देखो F बराबर ma होता है, तो m तो ऐसे कैसे, और ये d2x अपॉन dt स्क्वायर को कहा जाता है त्वरण। भाई वेग में परिवर्तन की दर होता है, देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है और वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है वो त्वरण। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर त्वरण, तो त्वरण d2x अपॉन dt स्क्वायर है तो इसका मान होता है μx, क्योंकि यहाँ पे त्वरण का मान कितना लिख रखा है μx। और मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज ये है कि यहाँ पे नेगेटिव का सिग्न आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का सिग्न आएगा। नेगेटिव का सिग्न का क्या मतलब है, नेगेटिव सिग्न का मतलब दोस्तों ये है कि कण यहाँ से जैसे विराम अवस्था से ए बिंदु से चालू हुआ गति करना, तो अब जैसे जैसे ये ओ की तरफ आ रहा है तो बताओ इसकी डिस्टेंस जो है वो x है, x डिस्टेंस है उसमें क्या होगी, कमी होगी। जब कण है यहाँ से गति कर रहा है, यहाँ से कण, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि डिस्टेंस तो ओ से माप रहे हैं, डिस्टेंस को ओ से आप इस डायरेक्शन में माप रहे हो, इस डायरेक्शन में माप रहे हो ओ से, और कण की गति हो रही है इसके एंटी हो रही है। तो बताओ कण की गति एंटी होगी तो धीरे धीरे एक्स के अंदर कमी होगी या नहीं होगी। जब आपका पॉइंट ए पॉइंट पे है, जब आपका कण है वो ए पॉइंट पे है, तो इस एक्स का अधिकतम मान किसके बराबर है, ए के बराबर। और जैसे जैसे कण यहाँ से विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करता है तो एक्स में क्या होती है, कमी होती है। तो इस कमी को दर्शाने के लिए ये जो नेगेटिव का सिग्न है वो यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना md2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का mu(x), नेगेटिव का स्पेशली ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ से m को कट करोगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का mu(x).
अब बताओ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, उसको वी डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, या वी डी वी अपॉन डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है इसको, और ये बन गया माइनस का म्यू एक्स। अब ये कैसे लिखा, देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, बताओ इसको डी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और डी एक्स अपॉन डी टी वेग होता है, तो ये बन गया डी वी अपॉन डी टी। सही है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, वेग हो गया, तो ये तो वेग, और ये क्या है डी वी अपॉन डी एक्स। तो बताओ इस चीज़ को ये लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को, तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया, और ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है ऑफलाइन क्लासेज के अंदर, जैसी ज़रूरत होती है उस प्रकार से अपन करते जाते हैं। अपने को वेग और दूरी में एक रिलेशन निकालना है, तो टाइम को गायब करना था, वेग और दूरी में एक रिलेशन निकालना है, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स के हिसाब से इसको सोल्व आउट कर रहे हैं। अब आप क्या करो कि यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो, तो माइनस का म्यू एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, हाफ वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, इक्वल टू, या आप चाहो तो 2 से गुना भी कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं पड़ेगा उसका, तो हाफ वी स्क्वायर माइनस का म्यू ऐसे कैसे, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और आप कॉन्स्टेंट ले लो C1 कॉन्स्टेंट ले लो, इक्वेशन नंबर 1। ये 1, ये 2 नीचे नहीं आता, अगर आप दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते तो और भी अच्छा होता, या वी स्क्वायर बन जाता और केवल ये बन जाता। तो चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा करके भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ओके, अब यहाँ पे जो C1 आया है, C1 क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो C1 की वैल्यू निकालनी है, और C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो दोस्तों C1 की वैल्यू निकलते हैं कि तो प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारंभ की बात करते हैं। प्रारंभ के अंदर जब कण ए बिंदु के ऊपर था, तो बताओ x का मान कितना था, कैपिटल ए बिंदु के ऊपर था, तो x का मान मैक्सिमम डिस्टेंस a के बराबर था, तो प्रारंभ में x का मान तो था a, और वेग का मान कितना था बताओ 0। x का मान तो था a और वेग का मान कितना था 0, तो इसलिए वेग का मान 0, ये दोनों यहाँ पे पुट करो, तो C1 का मान आया वो आया 1/2 म्यू ए स्क्वायर, x की जगह ये पुट किया तो ये C1 का मान आया, और C1 का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, बहुत आसान है कैलकुलेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ C1 है, पुट वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में C1 की वैल्यू पुट करो, और C1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो बताओ ये क्या बनेगा, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का हाफ म्यू एक्स स्क्वायर, और C1 की वैल्यू हाफ म्यू ए स्क्वायर। अब बताओ ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, वरना पहले भी इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, हाफ तो पूरे से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू तो बाहर आ गया भाई, हाफ कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको आगे लिख लिया, और ये एक्स स्क्वायर को नेगेटिव लिख लिया। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर अपन निकालें तो प्लस माइनस रूट म्यू, और इसको अलग से लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वरना एक साथ भी लिख सकते थे प्लस माइनस रूट म्यू, ये वेग का मान आया भाई, ये वेग और दूरी में रिलेशन है, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ तक करो, और कोई भी डाउट आए तो बताओ। ओके, तो वेग का मान याद रखना भाई, ये प्लस माइनस रूट म्यू। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, तो कहीं पे ये लिख के आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट है वो दोनों के ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पे अपन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो मैं लिखता हूँ स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड।
स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट का मतलब दोस्तों क्या है? स्थिति फर्स्ट का मतलब यह है कि जब कण विराम अवस्था से बिंदु ए से ओ की ओर चलता है, पहले में तो क्या करेंगे कि इधर से ए से ओ की तरफ चालू करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में गति हो रही है, और दूसरे केस में अपन ओ से ए तक की गति का अध्ययन करेंगे। ओके, तो पहला केस, जब कण विराम अवस्था, जब कण विराम अवस्था के बिंदु, जब कण विराम अवस्था के बिंदु ए से ओ की तरफ गति करना प्रारंभ करता है, जब आपका जो पार्टिकल है वो विराम अवस्था के बिंदु ए से ओ की तरफ गति करना प्रारंभ करता है। दो अलग अलग केस का यहाँ पे अध्ययन करना है। अब देखो, कण ए पे है, ए से ओ की तरफ गति करना प्रारंभ करेगा। अब गति करना प्रारंभ करेगा तो मेरे को बताओ कि ये जो x है भाई, x का मैक्सिमम मान ये है, इस दूरी के अंदर क्या होगी? धीरे धीरे कमी आती जाएगी भाई। मैक्सिमम दूरी कण की बल केंद्र से मैक्सिमम दूरी तब होगी जब कण यहाँ पे ए पे विराम अवस्था में होगा। अब धीरे धीरे इसमें क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। कमी आती जाएगी तो अभी अपने पास जो वेग का रिलेशन प्राप्त हुआ था, वेग का रिलेशन प्राप्त हुआ था, उसके अंदर आया था प्लस माइनस। तो अब की बार आप लोगे माइनस का सिग्न, और माइनस का सिग्न लोगे रूट म्यू, और यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई माइनस का सिग्न केवल इस चीज़ को दर्शा रहा है कि ये जो x है, इस x के अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है। और जब मैं आपको सेकंड स्थिति की बारे में बताऊंगा तो सेकंड स्थिति में क्या करेंगे कि कण O से A की तरफ गति करेगा, तो ये x है, इस x के मान के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी, डिस्प्लेसमेंट में वृद्धि होगी, तो वहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? नेगेटिव सिग्नल। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि कण ए से ओ की तरफ गति करता है, कण है वो ए से ओ की तरफ गति करता है, तब x में कमी होगी, जो दूरी x ले रहे हैं x में क्या होगी? कमी होगी। तो वेग का मान ये ले लिया। अब सुनो, अब इसको मैं सोल्व करते हुए दोस्तों, यहाँ से ये है वेग और दूरी में संबंध है, तो मैं यहाँ से दूरी और समय में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, इस वेग को dx/dt लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, माइनस का सिग्न यहाँ ले आओ, ये dx कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट म्यू, और ये dt, t को इधर ले आए, x को इधर, और दोनों तरफ क्या कर दो? आप इंटीग्रेशन कर दो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है कोस इनवर्स x/a, ये होता है कोस इनवर्स x/a, ये होता है कोस इनवर्स x/a। अगर माइनस नहीं होता, यहाँ अगर माइनस नहीं होता तो ये बन जाता साइन इनवर्स x/a। ये ध्यान रखना, ये साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है, लेकिन नेगेटिव आ जाता है तो वो बन जाता है कोस इनवर्स x/a, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। अपन जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। तो नेगेटिव सिग्न आ गया तो कोस इनवर्स x/a, अगर पॉजिटिव सिग्न आता जैसे कि सेकंड केस में आएगा, वहाँ साइन इनवर्स x/a लिख दूंगा। रूट म्यू कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे, और dt का t, और अब की बार अपन ने C2 कॉन्स्टेंट ले लिया, C2 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लिया, क्योंकि C1 है वो अपने पहले आ चुका। ओके दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे अपने को जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है C2, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूँ, चूंकि प्रारंभ में अब आपको डायग्राम तो याद हो ही गया था, प्रारंभ में A बिंदु के ऊपर आपका पार्टिकल था, तो प्रारंभ में A पॉइंट पर
अब बताओ ए पॉइंट पर समय का मान कितना था, 0 था, और x का मान क्या था, मैक्सिमम विस्थापन किसके बराबर था, a के बराबर, इसलिए ये 0 हो गया। तो ये बना C2 बराबर कोस इनवर्स x की जगह a/a लिख दो, तो ये बना कोस इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 0। कोस इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 0, और कोस इनवर्स 1 का मान 0 होता है तो C2 की वैल्यू अपनी 0 प्राप्त हो गई, और C2 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई तो ये बन गया कोस इनवर्स x/a इक्वल टू रूट म्यू टी, राइट। और आप एक काम करो कि x/a कोस इनवर्स को आप राइट में ले जाओ तो ये बनेगा कोस रूट म्यू टी। तो यहाँ से जो प्राप्त हुई x की वैल्यू x बराबर a कोस रूट म्यू टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x बराबर a कोस रूट म्यू टी। x क्या है, अब यहाँ पे समझो, x क्या है, बिंदु P पर जब आपका पार्टिकल है, जब आपका पार्टिकल बिंदु P पे है तब बल केंद्र से दूरी x है, समय का मान t है, म्यू यहाँ पे कांस्टेंट आया था स्टार्टिंग के अंदर, और a क्या है, a है इसका आयाम या मैक्सिमम दूरी बल केंद्र से। तो ये फॉर्मूला अपने को बिल्कुल रिमेंबर करना है, ओके। चलो आप यहाँ तक आओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये यहाँ पे जब कण यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पे आया, बिंदु P पे आया, तो x दूरी और समय में एक रिलेशन आ गया, x बराबर a कोस रूट म्यू टी। अब मैं एक काम करता हूँ कि मेरे को ये बताओ कि जब कण गति करता करता यहाँ से गति करता करता यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने रिलेशन निकाला था तब ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो मत देखो आप, क्योंकि ये तो डायरेक्शन के कारण है। एक चीज़ बताओ, v का मान आ रहा है रूट म्यू, ये तो फिक्स है, a भी फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है, केवल x वेरी कर रहा है। अगर मैं x का मान 0 कर दूं, अगर मैं x का मान 0 कर दूं तो v का मान आ जाएगा रूट म्यू, और a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, मतलब रूट म्यू a। वो वेग का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस वेग में a स्क्वायर में से जो x है, x का मान अगर कुछ भी होगा तो बताओ ये a स्क्वायर में से कमी को दर्शाएगा। x का मान कुछ भी होगा तो ये a स्क्वायर में से किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो यहाँ पे अगर x, तो अगर आपको ये पूछ ले कि भाई जो कण है आपका SHM करता हुआ कण है, उसका अधिकतम वेग कहाँ होगा, अगर आपको ये बात पूछी जाती है कि SHM करते हुए कण का अधिकतम वेग कहाँ होगा, तो आप बोल दोगे कि सर x बराबर 0 पे अधिकतम वेग होगा। और बताओ x बराबर 0 क्या है, x बराबर 0 का मतलब आपका जो पार्टिकल है वो बल केंद्र O के ऊपर स्थित होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि बल केंद्र जो O होता है उसके ऊपर कण का मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, रूट म्यू इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे, आयाम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ तक आने के बाद में आगे लिखना आप, जब कण, भाई ये सारी की सारी अभी अध्ययन किया है वो बिंदु P के ऊपर किया है, और P से गति करता करता अब कहाँ पे आने की बारी है, जब कण A से P पे आ चुका और P से अब कहाँ पे आएगा, O पे आएगा। जब कण P से गति करता हुआ P से गति करता हुआ O बिंदु को लिख सकते हैं ब्रैकेट में बल केंद्र पर आता है, तब बल केंद्र पे आता है तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। और बताओ x का मान 0 हो जाएगा तो v का मान कितना होगा, v का मान होगा माइनस का रूट म्यू, और ये a, भाई माइनस तो केवल डायरेक्शन को दर्शाता है, तो v का मान हो जाएगा
रूट म्यू इंटू ए, ये अधिकतम वेलोसिटी है, रूट म्यू इंटू ए, जो कि कण की अधिकतम वेलोसिटी होती है। तो कण का अधिकतम वेग अगर आपको पूछ ले तो आप बोलोगे कि साहब बल केंद्र के ऊपर कण का अधिकतम वेग होगा, राइट। अब बल केंद्र के ऊपर कण का अधिकतम वेग है और मेरे को ये बताओ कि जो बल केंद्र O है उसके ऊपर त्वरण कितना होगा। भाई वेग का मान 0 तो हुआ नहीं और वेग का मान 0 नहीं हुआ, अच्छा त्वरण कितना होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था त्वरण का मान म्यू एक्स, तो जब x का मान 0 है तो फिर बताओ त्वरण भी कितना हो जाएगा, बल केंद्र के ऊपर 0 हो जाएगा। तो O के ऊपर वेग का मान अधिकतम है और त्वरण का मान क्या होता है 0, क्योंकि जैसे अधिकतम वेग होगा तो पक्का है कि वो कांस्टेंट आया है, अधिकतम वेग जो आया है वो कांस्टेंट आया है। वो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो जब वेग का मान कांस्टेंट है तो त्वरण ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 0। अब कण है आपका O बिंदु के ऊपर है और कण O बिंदु के ऊपर है और कण का वेग क्या नहीं है, 0 नहीं है, और वेग 0 नहीं है तो बताओ ये जो कण है वो अपने वेग के कारण इधर गति करेगा या नहीं करेगा। O के लेफ्ट साइड में गति करता हुआ बिल्कुल जाएगा, तो उसके बारे में अपन लिखेंगे। और फिर यहाँ से गति करता करता जाएगा तो फिर यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी तो फिर एक बिंदु पे जाके वो कण आपका रुक जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा, उसका वेग का मान 0 हो जाएगा। इसी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि अधिकतम है तथा बल केंद्र पर त्वरण का मान 0 होता है। बल केंद्र या O पर त्वरण का मान 0 होता है। अब बताओ ये वेग है, इस वेग के कारण आपका इस वेग के साथ में आपका जो पार्टिकल है वो O बिंदु पे है, O बिंदु पे है, तो मैं ये बोलूंगा बल केंद्र पर वेग 0 नहीं है, अतः कण गति करता हुआ बल केंद्र के लेफ्ट साइड, मतलब A डैश वाली जो साइड थी लेफ्ट साइड में निकल जाएगा, और जैसे ही लेफ्ट साइड में निकला, लेफ्ट साइड का मतलब इधर गति करता करता आया, या भाई यहाँ पे वेग 0 नहीं है तो इधर गति करेगा, और जैसे ही लेफ्ट साइड में निकला तो फोर्स की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, जो आपका SHM वाला फोर्स लग रहा है, तथा बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि बल की दिशा तो अब की बार आपका जो कण है वो बल केंद्र से दूर जा रहा है, अब की बार आपका कण है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब बल केंद्र से दूर जा रहा है, और आपका जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा बल केंद्र की तरफ होती है, दोनों अपोजिट हो गए ना, अतः बल केंद्र की दिशा विपरीत हो जाती है, बल केंद्र की नहीं, बल की दिशा विपरीत हो जाती है। अब ये कण है गति करता करता कहाँ पे जाएगा, बताओ, ये कण गति करता करता यहाँ से गति करता करता A डैश के ऊपर आ गया, A डैश के ऊपर आएगा तो वापस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A दूरी हो जाएगी, और A दूरी होते ही जो कण का वेग है, बताओ x का मान A होते ही ये 0 हो जाएगा, तो वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंत में जब कण x बराबर -a दूरी पर पहुंचता है, -a का मतलब माइनस है दोस्तों, वो फिर मैं बता रहा हूं कि केवल डिस्टेंस को दर्शा रहा है। अगर आप बल केंद्र से इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर a मानते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक की ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, -a। जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करते हैं, भाई इधर के कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव में मापते हैं, इधर के नेगेटिव में मापते हैं, जबकि दूरी तो समान ही होती है। तो जब कण x बराबर
माइनस ए दूरी पर होगा तब कण का वेग 0 हो जाएगा, परंतु कण का त्वरण म्यू ए होगा। अब वेग तो 0 हो गया लेकिन त्वरण 0 नहीं हुआ, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, वेग 0 हो जाता है तो त्वरण का 0 होना जरूरी नहीं होता है एसएचएम में। आप ये समझो कि भाई वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है तो सर वेग 0 हो गया त्वरण भी 0 होगा, नहीं नहीं, त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या है, म्यू एक्स, भाई आपके बल केंद्र से दूरी, तो बल केंद्र से कितनी दूरी पे है, वो ए दूरी पे है, तो अब की बार त्वरण कितना हो गया, म्यू ए। त्वरण केवल यहाँ पे एसएचएम के अंदर जो त्वरण है वो 0 कहाँ पे हो रहा है, त्वरण है वो 0 केवल, देखो वेग तो ए और ए डैश दोनों पॉइंटों के ऊपर 0 होगा, और त्वरण है वो केवल बल केंद्र के ऊपर 0 होगा, इतना ध्यान रखना। तो अब यहाँ ए डैश के ऊपर आपका पार्टिकल है तो यहाँ पे त्वरण का मान कितना आ गया, म्यू ए, या त्वरण का मान म्यू ए होगा। अब बताओ त्वरण का मान म्यू ए है, तो अब त्वरण का मतलब फोर्स जनरेट हो रहा है, और फोर्स जनरेट हो रहा है तो वापस अब यहाँ से, अब आपका पार्टिकल जब यहाँ पे आ गया, जब आपका पार्टिकल ए डैश के ऊपर है तो इस त्वरण के कारण वापस किधर गति करना चालू होगा, यहाँ से ओ की तरफ गति करना प्रारंभ करेगा। त्वरण का मान 0 है, इस कारण कण पुनः ओ की तरफ गति करना प्रारंभ कर देता है, तथा जब ओ बिंदु पर लौटकर आता है तब वेग, वेग का मान तो मैं लिख देता हूं रूट म्यू ए, और त्वरण, त्वरण लिख देता हूं 0 है। अब बताओ वेग का मान फिर से 0 नहीं है, अब वेग का मान फिर से 0 नहीं है, अच्छा ये लेफ्ट से राइट की तरफ नेगेटिव था, और राइट से लेफ्ट जब गति कर रहे थे ऐसे, भाई इधर से इधर गति कर रहे थे ये, अब इधर से इधर गति कर रहे हैं तो वेग का मान पॉजिटिव ले लिया। अब बताओ ये वेग है वो ओ बिंदु के ऊपर है, ओ बिंदु के ऊपर है तो फिर से गति करेगा, तो लिख देते हैं इस वेग के कारण प्रैक्टिकल सोचो इस चीज को, आप थ्योरी तो अपने आप लिखने में आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे या तो आप इस वेग के कारण कण, थ्योरी अपने आप भी लिख सकते हो बाद में, कण ओ बिंदु को पार करके राइट साइड में ए पर पहुंचता है। अब ए पर पहुंचेगा तो अब मैं बता रहा था कि बल केंद्र पे जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब अब इसका वेग घटना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही ओ से ओ को क्रॉस करेगा, जैसे ही आपका पार्टिकल है वो ओ बिंदु को क्रॉस करके राइट में चालू होगा तो वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा और लास्ट में ए बिंदु पे आके बिल्कुल 0 हो जाएगा दोस्तों। तो राइट साइड में ए पर पहुंचता है तब कण घटता घटता शून्य हो जाता है, अब बताओ वापस वहीं पे आ गए ना जहां से चालू हुए थे, वापस उसी जगह आ गए जहां से चालू हुए थे आप ए बिंदु पे, और अब घटता घटता शून्य हो गया तो फिर से आपका जो त्वरण होगा उस त्वरण के कारण जो फोर्स उत्पन्न होगा उसके कारण फिर से वापस ओ बिंदु की तरफ गति करेगा। तो मैं ये लिखता हूं पुनः कण
ए से ओ की तरफ गति करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार कण बार बार ए व ए डैश के मध्य दोलन करता है। बार बार गति कर रहा है मतलब ओसिलेट हो रहा है। ए व ए डैश के मध्य दोलन करता है। अब दोलन कर रहा है तो इस प्रकार की गति होगी, वो दोलनी गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। दोलन करता है, अतः कण की गति दोलनी गति होगी। दोलन कर रहा है तो कण की गति दोलनी गति होगी। और जो कण की ये जो दोलनी गति होती है उसी को सरल आवर्त गति कहा जाता है। कण की यह गति सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई बार बार पहले ए से चालू हुआ, फिर ओ पे गया, ओ से अपने वेग के कारण आगे निकल के ए डैश पे आया, फिर ए डैश से वापस ओ, फिर ओ से ए, बार बार यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो कण की यह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो ये तो सारा का सारा दोस्तों मैंने अध्ययन किया है। वो किसका अध्ययन किया है कि जब आपका पार्टिकल था, जो केस नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो आपका पार्टिकल था वो ए से ओ की तरफ गति कर रहा था। अगर मान लो आपका पार्टिकल ओ से, मान लो आपका पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे है, कौन से पॉइंट के ऊपर है, आपका पार्टिकल स्टार्टिंग के अंदर विराम अवस्था में यहाँ पे है बिंदु ओ पे, और ओ से ए की तरफ गति कर रहा है मान लो, तो फिर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे केस नंबर सेकंड, भाई केस नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने अध्ययन किया, वो तो किसका किया था, जब कण ए से ओ की तरफ गति कर रहे थे। और अब लिखते हैं जब कण ओ से ए की तरफ गति करता है। जब कण ओ से ए की तरफ गति करता है, ओ से ए की तरफ गति करता है, तो अब बताओ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। भाई ये यहाँ से जैसे जैसे अब यहाँ से गति कर रहा है, यहाँ से गति कर रहा है, तो x का मान क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वेग का सिग्नल है वो पॉजिटिव ले लेंगे। तो जब कण O से A की तरफ गति करता है, जब कण O से A की तरफ गति करता है तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसमें तो समय बढ़ रहा था, दूरी घट रही थी, और यहाँ पे समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है दूरी x का मान भी बढ़ता है। x का मान भी बढ़ता है। अब बताओ, तो x बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, तो x बराबर क्या होता है, वेग में समय के साथ, वेग क्या होता है, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो वेग भी कितना होगा, बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे दोस्तों वेग का जो चिन्ह है वो पहले नेगेटिव ले रहे थे। नेगेटिव क्यों ले रहे थे, वहाँ पे x तो घट रहा था और समय बढ़ रहा था, तो नेगेटिव आ रहा था। अब की बार x भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रही है, तो v का मान हो गया रूट म्यू, और यहाँ पे लिखा था अपने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे था, ऐसे ही था ना। ओके, ये मैंने बता भी दिया है कि पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि वेग बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, तो वी भी बढ़ेगा। वही काम करो आप, वापस इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट म्यू डी टी। और मैं बता रहा था पिछली बार भी यही बना था, तो वहाँ पे तुम नेगेटिव सिग्नल के कारण कोस इन्वर्स आया था, और यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए बराबर रूट म्यू टी प्लस C3 कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि C1 C2 आ चुके। अब देखो प्रारंभ में बताओ कण कहाँ पे था, ओ बिंदु पे था। प्रारंभ में जब कण ओ बिंदु पर है, तब x का मान कितना है 0, बल केंद्र पे है तो x का मान 0 और समय का मान भी 0। बताओ x 0 से ये पूरा 0 और ये भी 0, तो इसलिए आप लिख दोगे कि C3 का मान भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जब आपका कण बल केंद्र पे है तो x का मान 0 और समय का मान 0, तो फिर C3 का मान भी 0। पेज भी सारे पढ़ाते पढ़ाते भर गए भाई, बहुत लंबा आर्टिकल है। चलो मैं कुछ पेज निकालता हूँ। है बहुत इंटरेस्टिंग, ये एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से होंगे। तो यहाँ पे C3 का मान 0, C3 का मान 0 है, तो ये बना साइन इनवर्स x अपॉन ए बराबर रूट म्यू टी। ये टी बार है, ध्यान रखना रूट के, C3 0 हो गया तो ये होगा। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि x अपॉन ए, साइन को आप राइट में लेके आओ, तो साइन रूट म्यू और टी बार है, तो ये बना x बराबर ए साइन रूट म्यू टी, ये आया है। और ये भी आपको रिमेंबर करना है। वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था x बराबर ए कोस रूट म्यू टी। वो तो तब आया था जब आपका कण है वो a से o की तरफ गति कर रहा था। और ये कब आया है, ये अपना दूरी और समय में रिलेशन तब आया है जब आपका कण है वो o से a की तरफ गति कर रहा है, ये ध्यान रखना। चलो ये आर्टिकल तो हो गया है। अब कुछ इंपोर्टेंट मैं यहाँ पे डेफिनेशंस देख लेता हूँ। तो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उसमें पहली परिभाषा आएगी एम्पलीट्यूड। आयाम, एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम। आयाम क्या होता है दोस्तों, बल केंद्र से जो अधिकतम विस्थापन होता है वो कहलाता है आयाम। देखो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो आयाम कहलाती है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ओ ए बराबर ओ ए डैश बराबर ए, तो मैं लिख सकता हूं कि या तो ऐसे लिख दूं कि बल केंद्र से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, या फिर ऐसे लिख सकता हूं कि जो बल केंद्र से जो दूरी होती है जहां पे कण विराम अवस्था में होता है वो क्या कहलाता है, आयाम। तो अर्थात बल केंद्र से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। या फिर ऐसे बोल दूं कि जहां पे कण विराम अवस्था में है, बल केंद्र से वो दूरी जहां पे कण विराम अवस्था में है, आयाम कहलाता है। बल केंद्र से कण का अधिकतम विस्थापन है आयाम कहलाता है।
दूसरा है यहाँ पे एक तो आयाम पढ़ना है, एक फ्रीक्वेंसी आवर्ती पढ़नी है, एक आवर्तकाल। तो दूसरा जो है वो पढ़ना है पीरियड ऑफ SHM, कि कितने समय बाद में SHM है वो अपनी गति को दर्शाएगा। पीरियड ऑफ SHM, कितने समय के बाद में आपका कण है वो अपनी गति को रिपीट करेगा, तो इसे कहा जाता है आवर्तकाल। एक पूरा चक्कर तय करने में जो लगा समय होता है वो कहलाता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो सबसे पहले कि वह नियत समय, इसका मतलब आवर्तकाल का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोस्तों। वह नियत समय, वह नियत समय जिसके बाद वह नियत समय अंतराल, वह नियत समय अंतराल जिसके बाद कण उसी स्थिति में आ जाता है, कण उसी स्थिति में आ जाता है जहां कण का वेग और कण की गति की दिशा समान हो। वह नियत समय अंतराल जिसके बाद कण उसी स्थिति में आ जाता है जहां कण का वेग व गति की दिशा समान हो। आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल कहलाता है और गति को आवर्ती गति या फिर नियतकालीन गति भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में रिपीट करती है ना, आवर्तकाल कहलाता है। तथा कण की गति को आवर्ती गति या नियतकालीन गति कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लो कि कण यहाँ पे विरामावस्था में है, यहाँ से कण यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो फिर यहाँ आने के अंदर ये पूरा और ये पूरा जितना समय लगता है वो टोटल आवर्तकाल कहलाता है। जैसे कण यहाँ पे देखो, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो, तो कोई भी पॉइंट है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ से यहाँ निकला, फिर यहाँ से पूरा गया और पूरा आके वापस यहाँ आया, तो वो कहलाता है आवर्तकाल। तो ये ऐसे 4 चक्कर होंगे, 1 2 3 और 4, वो कहलाता है आवर्तकाल। गति की दिशा भी समान होनी चाहिए और वेग भी क्या होना चाहिए, उस बिंदु पे समान होना चाहिए। अब आवर्तकाल का दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देखना चाहूं तो जो आवर्तकाल है उसको कैपिटल T से दर्शाते हैं। जो टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल को कैपिटल T से दर्शाते हैं और T बराबर होता है 2π/√μ। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, T बराबर 2π/√μ। और ये भी ध्यान रखना कि ये आवर्तकाल होता है वो आयाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आयाम यहाँ पे A है, बताओ A आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और आवर्तकाल का मान भाई 2π है, उसका मान भी कांस्टेंट होता है और √μ ये भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि आवर्तकाल अचर होता है। 2 चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये निकल के कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बना के लिख सकता हूँ कि पहला पॉइंट है कि आवर्तकाल अचर होता है या नियत होता है। आवर्तकाल आयाम पर डिपेंड नहीं करता है कि बल केंद्र से आपके कण की अधिकतम दूरी कितनी है
बल केंद्र से कण की अधिकतम दूरी कितनी है इस बिंदु के ऊपर आपका आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई कंपटीशन में पूछा जाता है। आवर्तकाल आयाम ए पर डिपेंड नहीं करता है। आवर्तकाल होता है वो अपने आयाम ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना आप। अब ये निकल के कैसे आया, अगर आपके दिमाग में ये आए तो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि जैसे अभी आपने ये फॉर्मूला निकाला था x बराबर a साइन रूट म्यू टी। जब कण आपका O से A की तरफ गति कर रहा था तो ये वेग और समय के अंदर ये दूरी और समय में एक रिलेशन था। अब देखो यहाँ पे A साइन रूट म्यू टी है, इस म्यू को तो एक काम करो कि आप ये होता है वो एंगल को दर्शाता है। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे आप साइन का आपने ग्राफ पढ़ा है, साइन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, तो साइन है वो अपना रिपीट कब करता है अपने मान को, मैक्सिमम मान जैसे π/2 है, उसके बाद में 5π/2 के ऊपर 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2n पाई जोड़ दूं रूट म्यू टी में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साइन है अपने मान को 2 पाई के बाद में रिपीट करता है। n क्या है, n का मतलब है कोई भी इंटीजर मान लो, तो 2 पाई प्लस रूट म्यू टी कर दो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का साइन रहेगा। फिर n की जगह 2 करोगे तो 4 पाई प्लस रूट म्यू टी करो तो भी वहीं जाएगा। ओके, या n का मान आप नेचुरल नंबर ले लेना या इंटीजर ले लेना, यहाँ से बेसिकली इंटीजर लिया जाता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब एक काम करो आप यहाँ a साइन रूट म्यू को बाहर निकालो तो ये कितना हो गया, n तो ऐसे कैसे लिख दिया 2 पाई अपॉन रूट म्यू और प्लस का t। ओके, n को बाहर निकाला 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ऐसे आप ये तो चलो अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तो विस्थापन और समय में हो गया। आप वेग निकालो, वेग क्या होता है dx अपॉन dt। तो इसका एक बार आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा a रूट म्यू कॉस रूट म्यू टी और a रूट म्यू कॉस। कॉस भी अपने आप को 2 पाई के बाद में रिपीट करता है, तो यार 2n पाई प्लस रूट म्यू टी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a रूट म्यू कॉस रूट म्यू यहाँ पे बाहर ले लिया, n को ले लो तो ये 2 पाई अपॉन रूट म्यू और ये प्लस का t। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये रूट म्यू था, ये x है, a ऐसे कैसे, ये रूट म्यू, यहाँ तो t है और यहाँ ये आ गया, यहाँ तो t है, समय का मान t है और यहाँ ये आ गया। n तो क्या है, n का मान तो इंटीजर है, n का मान 2 4 ऐसे चलता रहेगा। तो मेन t के अंदर जुड़ क्या रहा है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, t के अंदर जुड़ क्या रखा है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ऐसे ही ये वेग का मान है। अब ये ऐसे कैसे, म्यू ऐसे कैसे, यहाँ t में भी क्या जुड़ रखा है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, n का मान तो 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों को देखने पर ये तो स्थिति का समीकरण है, स्थिति और समय के अंदर रिलेशन है, ये वेग और समय में रिलेशन है। स्पष्ट है कि अच्छा n का मान जैसे 1 ले ले तो t, जैसे t समय अंतराल के ऊपर मान लो, जैसे t समय अंतराल के ऊपर आपका कण है वो x दूरी पे है या x स्थिति के ऊपर है, तो t प्लस 2 पाई अपॉन रूट म्यू समय अंतराल के ऊपर भी आपका कण कौन सी स्थिति के ऊपर होगा, x स्थिति के ऊपर होगा। तो बताओ मेरे को, जब t समय अंतराल के या किसी t समय के ऊपर आपका कण x दूरी पे है और t प्लस 2 पाई अपॉन रूट म्यू समय पे भी x पे है, तो फिर समय के अंदर परिवर्तन कितना हुआ 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ऐसे ही मान लो कि t समय के ऊपर आपका कण है वो, t समय के ऊपर आपका कण का वेग है वो v है, t समय के ऊपर आपके कण का वेग v है और t प्लस 2 पाई अपॉन रूट म्यू समय के ऊपर भी आपका कण का वेग है वो कितना है v है। तो कण का वेग सेम प्राप्त हो गया ना इतने समय के बाद में, भाई t तो था ही और t में कितना जुड़ा 2 पाई अपॉन रूट म्यू जुड़ा, और इतना जुड़ने के बाद में आपका कण का वेग वही आया जो पहले t समय के ऊपर जितना वेग था उतना ही इसके ऊपर आया। तो स्पष्ट है कि 2 पाई अपॉन रूट म्यू समय अंतराल के बाद
के बाद कण की स्थिति, कण की स्थिति व वेग पहले के समान हो जाते हैं। जितने पहले थे ना उतने हो जाते हैं इतने समय अंतराल के बाद में, पहले के समान हो जाते हैं। इसलिए 2 पाई अपॉन रूट म्यू को SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये मैं ऐसे गोला बना रहा हूँ, ये मत बनाया करो आप, प्रॉपर तरीके से लिखना। तो इसको SHM का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, राइट। तो अपन ने 2 पॉइंटों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ा, फिर आवर्तकाल पढ़ा। अब तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती ये होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर आपका कण पूरा कर रहा है, या 1 सेकंड में कितनी बार आपका कण मूव हो रहा है। तो वो कहलाता है कि जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, मान लो 2 बार आ गया 1 सेकंड में, तो फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इकाई समय में कितने कंप्लीट ओसिलेशन करता है, कितने पूर्ण दोलन करता है, उन पूर्ण दोलनों की संख्या होती है वो आवर्ती कहलाती है। और जैसे आवर्तकाल का स्टैंडर्ड नोटेशन टी है, वैसे आवर्ती को एन से दर्शाते हैं। फिजिक्स में लैम्डा वगैरह से भी दर्शाते हैं, फिजिक्स में लैम्डा वगैरह से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो न्यू से भी दर्शाया जाता है आवर्ती, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य को दर्शाया जाता है लैम्डा से, आवर्ती को न्यू से दर्शाया जाता है फिजिक्स में, लेकिन अपन एन से दर्शाएंगे, राइट यहाँ पे। तो यहाँ आवर्ती में लिख सकता हूँ इकाई सेकंड में, 1 सेकंड में कण द्वारा तय पूर्ण दोलनों की संख्या, कंप्लीट ओसिलेशन की संख्या, पूर्ण दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। 1 सेकंड में कितने कंप्लीट ओसिलेशन करता है उनकी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तथा आवर्ती को एन से दर्शाया जाता है, एन से दर्शाया जाता है। इसलिए आवर्ती एन का मान होता है 1/t, एन का मान होता है 1/t। और दोस्तों जैसे t आवर्तकाल का मान 2 पाई अपॉन रूट म्यू था, तो म्यू तो ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो ये आवर्ती हो गया। याद रखना आवर्ती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवर्ती होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आवर्तकाल ज़्यादा है तो बताओ फिर आपका कण को कम आपके दोलन कर पाएगा। अगर आवर्तकाल का मान, अगर कण को दोलन करने में एक कंप्लीट दोलन करने में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कम दोलन कर पाएगा। और अगर मान लो कि बिल्कुल कम है, 1 सेकंड 5 सेकंड के अंदर ही आपका एक ओसिलेशन पूरा कर रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्ती का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंप्लीट ओसिलेशन करने में कितना समय लगता है, और आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने ओसिलेशन कर रहा है उनकी संख्या होती है आवर्ती। एक पॉइंट यहाँ पे और है अपना, आदि कोण तथा कला कोण। आदि कोण तथा कला कोण, और कला कोण को कोणांक भी कहा जाता है। जैसे आपने मैथ के अंदर पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं अपन, कोणांक, मापांक, मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में। आर्गुमेंट को कोणांक कहा जाता है, मैग्नीट्यूड मापांक कहा जाता है। तो कला कोण क्या होता है और आदि कोण क्या होता है, ये लास्ट है, उसके बाद में फिर मैं इसको समाप्त कर दूंगा लेक्चर को। आप वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आदि कोण तथा कला कोण,
अब देखो, कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण स्टार्टिंग में लिखा था, वो लिखा था d2x अपॉन dt स्क्वायर m, तो कैंसिल आउट कर दिया था, वो म्यू एक्स था। अगर आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे भाई, जैसे ओडी के अंदर सोल्व करते थे सेकेंड ईयर में, डी स्क्वायर प्लस म्यू करोगे, एक्स बार ले लोगे 0, डी का मान है डी अपॉन डी टी, इसका जो सी एफ होगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से डी का मान प्लस माइनस रूट म्यू आएगा, फिर उस हिसाब से पहले सहायक समीकरण लिखेंगे तो डी की जगह एम लिख के उस प्रकार से तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, वो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार निकालेंगे थोड़ी, उसको डायरेक्ट याद रखेंगे। तो लिखता हूँ इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन होगा, वो किसका होगा भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, तथा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है। देखो मैंने बताया था कि भाई जिसका अवकलन करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स का अवकलन हो रहा है, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स बराबर ए कोस, याद रखना ए कोस रूट म्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी प्लस बी, एक्स बराबर ए कोस रूट म्यू टी प्लस बी। और इसी को अपन ऐसे बोल सकते थे, एक्स बराबर ऐसे लिखते थे पहले C1 कोस रूट म्यू टी प्लस C2 साइन रूट म्यू टी, इसकी सहायता से सोल्व करते थे तो ऐसे निकलता था। वो एक ही है बात, क्योंकि इसको कोस ए प्लस बी से खोलोगे, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के खोलोगे तो वही आएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना है, फिलहाल आपको ये याद रखना है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। अब यहाँ पे बी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, रूट म्यू भी कांस्टेंट है, ही है दो चीजें। जो बी होता है, ये जो बी कांस्टेंट है, जो रूट म्यू टी बी, अब बताओ बी है वो एंगल के साथ में जुड़ के आ रहा है भाई, ए कांस्टेंट है और ये जो भी है वो कोस का एंगल है, तो बी को तो कहा जाता है गति का आदि कोण, गति का आदि कोण, इस बी को तो कहा जाता है गति का आदि कोण। और ये पूरा का पूरा जो है रूट म्यू टी प्लस बी, इसे कहा जाता है गति का कलाकोण या कोणांक। इसको तो बी को तो कहा जाता है गति का आदि कोण, और ये केवल बी कांस्टेंट है, उसको तो कहा जाता है गति का आदि कोण, और ये पूरा का पूरा जो एंगल है उसे कहा जाता है कलाकोण या कोणांक। तो दोस्तों मैंने ये सारा पढ़ाया है। अब एक छोटा सा SHM का ज्यामितीय निरूपण और बच गया है अपना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, छोटा सा है। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल करेंगे, अगले जो भी लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं SHM का, और फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।